हेलो 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 प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? एक बार जरा मुझे ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है क्या चेक करके बताइएगा। क्या आपका ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रहा है आपके डिवाइस में? ओके 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 ओके, ठीक है बच्चा। तो मैंने चेक कर लिया, मेरे डिवाइस में एकदम क्लियर है मामला। ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल। सो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 13 मोल कॉन्सेप्ट का हम लेकर के आ गए हैं और आज हमको पढ़ना है सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में। कितने बच्चों ने लास्ट क्लास को देखा है? लास्ट क्लास तक का चीज कंटेंट किन किन बच्चों ने देखा हुआ है? क्या आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने में मजा आ रहा है? क्या आपको उसका डेप्थ का रियलाइजेशन हो रहा है कि हम किस गहराई में इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं? बोलो बच्चा, क्या आपको जो भी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है वो सारा चीज समझ में आया है? पिछले लेक्चर्स को देखिए, 13 लेक्चर्स लाइव हुए हैं और आपको उन 13 लेक्चर्स का कंटेंट समझ में आना चाहिए या फिर 12 लेक्चर समझ में आना चाहिए। आज हम लोग 13वां डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा, जो आज हमको डिस्कस करना है वो है सीक्वेंशियल रिएक्शन। तो आइए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो जो आज हमको डील करना है, आज के लेक्चर में हमको केवल एक चीज पढ़ना है बच्चा, वह सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या होता है जरा समझिएगा। देखना बच्चा, सीक्वेंशियल रिएक्शन जैसे मैं आपसे कहूं कि A प्लस बी है, इससे C बन रहा है। क्या बन रहा है? A प्लस बी से C बन रहा है। ये क्या था? रिएक्टेंट था और ये क्या था? प्रोडक्ट। अब मेरी बात को समझिएगा, ये जो रिएक्शन थी A प्लस बी से C, ये यहीं पे नहीं रुकती है। जो C होता है वो खुद भी रिएक्ट करके D प्लस E बना लेता है। ध्यान से समझिए, A प्लस बी से C बना, C टूटकर D प्लस E में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो आपको A प्लस बी है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता मिलेगा? आपको फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा? D और E। इसका मतलब A प्लस बी आपने रिएक्टेंट दिया था और जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा वो तो D प्लस E मिलेगा। C तो बीच में कंज्यूम हो गया। इसका मतलब प्यारे बच्चों, कई बार आपको मल्टी स्टेप रिएक्शन देखने को मिलती है। जैसे A प्लस बी से जो C बना, इसको अगर मैं स्टेप 1 कह देता हूं तो जो ये C से D प्लस E बना है ये क्या हो जाएगा? स्टेप 2 हो जाएगा। तो बच्चा, कई बार आपको लगातार एक के बाद एक स्टेप देखने को मिलती है रिएक्शंस में, जिसमें पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट होता है, जैसे यहां पे C है, वो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट होता है। ध्यान समझिएगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन में जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट आएगा वो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट होगा। इसी वजह से यहां पर मल्टी स्टेप रिएक्शन में कुछ ना कुछ कंज्यूम हो जाता है। जो पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा वो दूसरे रिएक्शन में क्या हो जाएगा? कंज्यूम हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे स्टेप के लिए क्या है? रिएक्टेंट है। तो मल्टी स्टेप रिएक्शन जो लगातार होती रहती है बच्चों, उसी को हम लोग सीक्वेंशियल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है क्या? चलिए देखिए, सीक्वेंशियल रिएक्शन क्या है, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, These are the multi-step reaction। ये कैसे रिएक्शंस है? मल्टी-स्टेप रिएक्शन है। एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाता हूं। A प्लस 2B से क्या बन गया? C बन गया। सिमिलरली सेकंड स्टेप में C प्लस 2D से क्या बन गया? 3E। तो जो यहां पर C था वो यहां पर क्या हो गया बच्चा? कंज्यूम हो गया। तो ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है। पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट था वो दूसरे स्टेप का यहां पर क्या दिख रहा है आपको? रिएक्टेंट दिख रहा है। देखिएगा जरा, अगर मैं आपसे बोलता हूं पहले स्टेप में जो इसका इनिशियल मोल था, जो इस A प्लस 2B से C बन रहा है, उसमें जो इनिशियल मोल है, मान लो A का 1 मोल है, B का 2 मोल है, तो C शुरुआत में तो 0 रहेगा, लेकिन फाइनल मोल कितना आ जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में। और ये कितना बन जाएगा? 1 मोल। कितना बन जाएगा? क्योंकि इसका एक बनता है, इसके एक से इसका एक बनता है, तो इसका एक खत्म होगा तो इसका एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, इसका एक बन जाएगा। अब C का कितना मोल बना? 1 मोल। वही 1 मोल दूसरे वाले स्टेप में आप उसको रिएक्टेंट की तरह ले लेंगे। यहां पे 1 मोल C क्या था? प्रोडक्ट। और दूसरे, क्योंकि दूसरे स्टेप में जो C है वो रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो जो वहां पर प्रोडक्ट का मोल आया है वही मोल उठाकर आप यहां पर रिएक्टेंट का रख देंगे। तो 1 मोल C यहां पर आपका रिएक्टेंट हो गया। ये कितने मोल D से रिएक्ट करेगा? 2 मोल D से। तो कितना 3E फॉर्म करेगा? शुरुआत में ये E0 रहेगा और जो फाइनली ये इनिशियली कहानी थी, फाइनली क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि ये स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में एक ये चाहिए तो 2 ये चाहिए, तो स्टाइकियोमेट्रिक अमाउंट में दोनों खत्म हो जाएंगे। तो कितना E बन जाएगा? 3 मोल्स ऑफ E फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा बच्चा, जो पहले वाले स्टेप का प्रोडक्ट था उसी का मोल मैंने यहां पर उठाया है दूसरे वाले के रिएक्टेंट में। स्टाइकियोमेट्री से कंफ्यूज नहीं होना है। अगर यहां पे C होता, यहां पर 2C होता, यहां पर 2C होता मान लो स्टाइकियोमेट्री, तो भी मैं जितना मोल यहां पर रख रहा था उतना ही मोल यहां पर रखता, क्योंकि C बना कितना था? 1 मोल ही था। तो जितना भी आपका पहले स्टेप में प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जितना मोल, उतना ही मोल आप उसको दूसरे स्टेप में रिएक्टेंट की तरह लिखने वाले हैं।
आप स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मत देखिएगा कि सर यहाँ पर तो 1 मोल बना है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर मैं इसको 2 मोल लिख देता हूं। ऐसा आप करने वाले नहीं है, क्योंकि जितना मोल यहाँ पर बनेगा उतना ही मोल से आप सेकंड स्टेप का रिएक्शन स्टार्ट करवाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं देखिएगा, जैसे यहां पर 1 मोल ए है, 3 मोल ये है, उससे 2C + D बन रहा है, और हमको सेकंड स्टेप भी दे रखी है, स्टेप 1 है और ये स्टेप 2 है, C + 4 इसे 5 है। अब ए का इनिशियल मोल दे रखा है 1, बी का इनिशियल मोल दे रखा है 3, और ई का जो सेकंड स्टेप में ई का मोल है इनिशियली वो दे रखा है 10, और आपसे पूछ रहा है बताइए एफ टोटल ये जो प्रोडक्ट फाइनली 5F है वो कितना मोल बनेगा। तो कैसे निकालेंगे? देखिए इसका एक तरीका है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, इनिशियली देखिएगा, इनिशियली इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, तो स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में है तो ये कितना बनेगा, ये इनिशियली 0 रहेगा। फाइनली ये कितना बन जाएगा, फाइनली अगर स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में रिएजेंट होते हैं तो वो फाइनली उनका कितना मोल हो जाता है, 0। ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, तो आप इससे भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और इससे क्योंकि 1 मोल से बताना आसान है इसलिए इसके 1 मोल से देखो ना, इसका 1 रहता है तो इसका 2 बनता है, इसका 1 मोल है तो इसका कितना मोल बन जाएगा, 2 मोल। और ये डी कितना बन जाएगा बच्चों, देखिए डी कितना बन जाएगा, इस ए का 1 रहता है तो डी का 1 बनता है, ए का 1 मोल है तो डी भी 1 मोल बनेगा। क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? अब सेकंड स्टेप में आइए, सेकंड स्टेप में डी है कि सी है, सी है, तो यहां पर 2C था, 2C का कितना मोल था, 2 मोल था, तो यहां पर भी मुझे सी ही लेना है। मैंने आपको पहले ही पिछले वाले एग्जांपल से ये बताया कि स्टाइकोमेट्री पर बहुत ज्यादा फोकस करना नहीं है। जो सी है उसका कितना मोल बन रहा है, 2 मोल, तो वही एज इट इज 2 मोल आप उठाकर यहां पर रख देंगे। सी कितना मोल बना, 2 मोल, 2 मोल आपने यहां रखा। 4E का कितना मोल दे रखा था, 10 मोल। अब आपको बताना है कि 5F कितना बनेगा, मतलब F का कितना मोल बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, इसमें और इसमें जो लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से रिएक्शन चलेगी। इसके 1 मोल से इसका 4 मोल बनता है, तो इसके 2 मोल से इसका कितना मोल लगेगा, 8 मोल लगेगा। इसके 1 मोल से इसका 4 ही मोल कंज्यूम होता है, इसके 2 मोल से इसका 8 मोल कंज्यूम होगा। तो इसका मतलब अगर इनिशियली आपने इसका 2 मोल लिया, इसका 10 मोल लिया है, तो इनिशियली तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। और लेकिन फाइनली क्या होने वाला है, इसका 2 मोल देखिएगा, इसके 2 मोल से इसका कितना मोल कंज्यूम होगा, 8, मतलब ये है कितना, 10, तो 8 तो खत्म हो जाएगा, 2 बच जाएगा, तो एक्सेस हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। क्या, ये लिमिटिंग रिएजेंट और ये एक्सेस रिएजेंट, तो जो लिमिटिंग है वो पूरा खत्म हो जाएगा। एक्सेस वाला कितना बचेगा, इसके 1 से इसका 4 बनता है, तो उसके 2 से इसका 8 बनेगा, तो 10 में से कितना चला जाएगा, 8 बचेगा, कितना, 2 मोल ये बच जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा फाइनली। और ये कितना बन जाएगा, जो लिमिटिंग है उसी के हिसाब से देखते हैं। इसका 1 है तो इसका कितना बनता है, 5, तो इसका 2 मोल है तो इसका कितना मोल बन जाएगा, 10 मोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डी का, एफ का 10 मोल। तो जो एफ का मोल हमको फाइनली निकल के आया बच्चा, वो कितना आ गया है, 10 मोल। आपको ऐसे ही क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पहले स्टेप में जो प्रोडक्ट है जो कि दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है उसका कितना मोल बना है। जैसे पहले स्टेप में जो मेरा प्रोडक्ट सी था वो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट था, तो मैंने देख लिया सी का कितना मोल बना, 2 मोल। एज इट इज मैंने 2 मोल उठाकर यहां पर सी के रिएक्टेंट वाले में रख दिया, और उससे मैं यहां पर रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा हूं। बोलो, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो क्या आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं? एक और ट्राई करवाता हूं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखना, आपको दे रखा है ए का 5 मोल है इनिशियली ए का कितना मोल दिया है, 5 मोल, बी का 25 मोल, और आपसे पूछ रहा है अगर मैं सेकेंड स्टेप में डी को 40 मोल रखता हूं तो एफ कितना मोल बनेगा। देखना ध्यान से, इसका 5 मोल दिया है, इसका 25 मोल दिया है, तो सी कितना बनेगा। अब देखो लिमिटिंग कौन है, सबसे पहले इसको देख लीजिए। अगर इसका 1 मोल रहता है, इसका 4 मोल रहता है, तो उसका 3 मोल बनता है। अगर इसका 5 मोल लिया तो इसका कितना मोल बनेगा, 20 मोल। इसका 5 मोल लिया तो इसका कितना मोल चाहिए मुझे, बनेगा क्या, इसका कितना मोल चाहिए, 20 मोल, तो मतलब 5 मोल एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये क्या है, एक्सेस। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। ये क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट। फाइनली जब रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो फाइनली लिमिटिंग रिएजेंट क्या हो जाएगा, खत्म। अरे भाई शुरुआत में इनिशियली तो प्रोडक्ट 0 रहेगा ना, फाइनली जो लिमिटिंग है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कितना बच जाएगा, तो खत्म कितना होगा, 1 से 4, अगर ए का 1 मोल है तो वो बी के 4 मोल के साथ रिएक्ट करता है। तो अगर ए का 5 मोल है तो बी का कितने मोल के साथ रिएक्ट करेगा, 5 × 4 यानी कि 20 मोल के साथ। तो 25 था, 20 रिएक्ट कर जाएगा, तो कितना मोल बच जाएगा, 4 मोल ऑफ बी विल बी लेफ्ट आउट इन द रिएक्शन। बोलो, क्या बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, अगर इसका 1 मोल से इसका 3 मोल बनता है तो इसके 5 मोल से कितना मोल बनेगा, 15 मोल। कितना मोल बन जाएगा बच्चों, 15 मोल। तो कितना मोल आपका सी फॉर्म हो गया है, 15 मोल। अब ये जो सी बना है 3, ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पर ध्यान नहीं देना, मैंने आपको पहले भी बताया कि पहले वाले स्टेप का जो प्रोडक्ट होगा उसका मोल उठाइए, और दूसरे वाले स्टेप में अगर वो रिएक्टेंट है तो डायरेक्ट मोल उठाकर यहां पर रख दीजिए। तो सी का कितना मोल यहां पर आ गया, इनिशियली 15 मोल। जब सी
प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है सेकंड स्टेप में, तो हम उतना ही मोल उसका ले लेते हैं। इनिशियली सी का कितना मोल है 15 मोल, डी का कितना मोल है 40 मोल, पूछा है एफ कितना बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट देख लीजिए, अब देखो ना, इसका एक इसके 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, ए का सी का 1 मोल डी के 2 मोल के साथ रिएक्ट करता है, तो सी का 15 मोल डी के 30 मोल के साथ ही रिएक्ट करेगा, मतलब 10 मोल डी का बच जाएगा, तो डी एक्सेस है, तो सी क्या हो जाएगा लिमिटिंग, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है। अगर ये जो लिमिटिंग होता है वो फाइनली क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अरे भाई शुरुआत में तो एफ कितना रहेगा 0 रहेगा ना, फाइनली एफ कितना बनेगा वो देख रहे हैं, फाइनली जो लिमिटिंग है वो खत्म हो जाएगा। और डी कितना लगेगा, इसके 1 से डी का 2 मोल लगता है, तो इसके 15 मोल से डी का 30 मोल लगेगा, तो 40 टोटल था, 30 मोल खर्च हो जाएगा, तो कितना मोल डी बच जाएगा, 10 मोल डी बच जाएगा। कितना मोल डी बच जाएगा, 10 मोल डी बच जाएगा। अब आप देखिए इसके 1 मोल से इसका 5 मोल बनता है, इसके 1 मोल से इसका 5 मोल बनता है, तो इसके 15 मोल से कितना मोल बनेगा, 15 गुणे 5 यानी कि 15 इंटू 5 मतलब 75 मोल्स। कितना मोल बन जाएगा, 75 मोल्स। बोलिए भैया क्या आपको बात समझ में आ रही है, कैसे इन चीजों को हमने आपको प्रैक्टिस करवाया है। देखिएगा जैसे मैं आपको करवा रहा हूं ऐसे करिए। सबसे पहले वाले स्टेप को पकड़ लीजिए, उसमें वो वाला प्रोडक्ट जो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट है उसका मोल निकाल लीजिए। फाइनल मोल आपने निकाला, अब जो पहले वाले स्टेप का प्रोडक्ट का फाइनल मोल निकला है वही दूसरे वाले स्टेप का क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का इनिशियल मोल हो जाएगा। वहां से आप इनिशियल मोल ले लीजिए, अब इनिशियल मोल्स को कंपेयर करिए कौन लिमिटिंग है, उसके हिसाब से आप प्रोडक्ट का फाइनल मोल निकाल सकते हैं। बोलिए बात समझ में आ रही है क्या प्यारे बच्चों, कहानी समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट किसी को? ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब आप देखिएगा, अब इसमें कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे अभी तक तो मैं सिंपल पढ़ा रहा था आपको कि a प्लस बी है, उससे क्या बन रहा है सी, सी प्लस डी है, उससे क्या बन जा रहा है ई, तो ये नॉर्मल सीक्वेंशियल रिएक्शन थी। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ परसेंटेज देके आएगा, 80%, 50%। ये जो एरो पर परसेंट लिखा होता है प्यारे बच्चों, जैसे यहां पर a प्लस 2b से सी लिखा हुआ है, a प्लस 2b से कौन बन रहा है, सी बन रहा है, लेकिन उस एरो के ऊपर परसेंट लिखा हुआ है। जो परसेंट है प्यारे बच्चा, ये कुछ और नहीं आपके परसेंटेज यील्ड को बताता है। कितने, क्या बताता है ये परसेंटेज, ये जो परसेंटेज लिखा है ये किसको बता रहा है, परसेंटेज यील्ड को बता रहा है, परसेंटेज यील्ड को बता रहा है। इसका मतलब आपकी जो रिएक्शन है वो कितना परसेंट यील्ड दे रही है, 80%। मतलब 10 मोल इसका लोगे, 25 मोल इसका लोगे तो 80% सी ही बनेगा। जो सी का टोटल नेट अमाउंट आ रहा था वो नेट अमाउंट 100% आ रहा था, अभी तक आप 100% निकाल रहे थे, लेकिन अब ये अगर आपकी एरो के ऊपर, रिएक्शन के एरो के ऊपर कुछ परसेंटेज लिख दे तो आपको उतना ही परसेंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फॉर करना है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या? तो कैसे करेंगे देखिएगा जरा गौर से। 10 मोल ये है, 25 मोल ये है। अब मैं फाइनल नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। देखिए इसका 10 मोल लीजिएगा, इसका 25 मोल लीजिएगा, तो कितना सी बनना चाहिए था, 100% कितना सी बनता। मैं एक एक स्टेप करके दिखाऊं क्या? चलो एक एक स्टेप। a प्लस 2b से सी बनाते हैं। देखो आपको दिया है a प्लस 2b से क्या बन रहा है, सी, सी ही तो बन रहा था, एक बार चेक करें तो, हाँ सी है। कितना परसेंट यील्ड दे रखी है, 80%। अच्छा आपको इनका मोल दे रखा है, इनिशियल मोल्स कितने इसके 10 हैं, इसके 25 हैं, तो इनिशियली सी क्या होगा 0। फाइनली आपको फाइनल क्या बन जाएगा, फाइनल उससे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, लिमिटिंग। अब ध्यान से देखिएगा, इसके 1 मोल से इसका कितना मोल चाहिए था, 2 मोल, तो इसके 10 मोल के लिए बी का कितना मोल चाहिए था, 20 मोल, तो बी का 20 ही चाहिए था, वो 25 है, मतलब 5 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट, और ये क्या हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। अब जो लिमिटिंग होगा उसी के हिसाब से सी का फॉर्मेशन होगा। तो जरा प्यार से बताइएगा, फाइनली हमको क्या मिलेगा, जो लिमिटिंग है वो खत्म हो जाएगा। इसका 1 से इसका 2, अगर इसके 1 मोल और इसके 1 मोल के लिए इसका 2 मोल चाहिए था, तो इसके 10 मोल के लिए इसका कितना मोल चाहिए था, 20 मोल, तो 25 है, उसमें से 20 मोल कंज्यूम हो जाएगा, कितना मोल बच जाएगा, 5 मोल हमारा बी का लिफ्ट आउट हो जाएगा। अब जरा देखिएगा, जो लिमिटिंग है उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनता है, तो इसके 1 मोल से उसका 1 मोल बनता है, इसके 10 मोल से उसका कितना मोल बन जाएगा, सी का 10 मोल बन जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, ये जो 10 मोल बना है ये मैं कब कह पाऊंगा, जब मेरी रिएक्शन 100% यील्ड देती। मेरी रिएक्शन कितनी परसेंट यील्ड देती, 100%। रिएक्शन की यील्ड आ कितनी रही है, 80%। इसका मतलब आपका ये जो था ये आपने थ्योरेटिकली निकाला कि ये थ्योरेटिकल मोल्स आए हैं आपके, क्या आए हैं, अरे भाई तुमने ये मोल्स कैलकुलेट किया है थ्योरेटिकली कि तुम प्रैक्टिकली बता पा रहे हो। थ्योरेटिकली किया है जब आपने 100% यील्ड मानी है, 100% यील्ड मानते हुए आपने कितना निकाला है, 10 मोल, तो 80% कब आएगी, आप यील्ड परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज, देखो यहां पर लिख दूं क्या, परसेंटेज यील्ड क्या होता है, परसेंटेज यील्ड क्या होता है बोलो, परसेंटेज यील्ड होता है एन एक्चुअल डिवाइडेड बाय एन थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जिन बच्चों ने पुरानी क्लासेस नहीं की है वो ये आशा ना करें कि उनको ये चीज समझ में आएगी।
क्योंकि आपको परसेंटेज यील्ड की पूरी कहानी मैंने पिछले लेक्चर्स में समझा रखी है। तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में रख दीजिए, कितना परसेंटेज यील्ड है, 80% है क्या, एन एक्चुअल, मुझे नहीं पता सर कि एक्चुअल क्या आएगा, क्योंकि एक्चुअल मूल्य तो निकालना है सी का, थ्योरेटिकल मोल मुझे पता चल गया सर 10 आ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 0 से गया, 0 1 0 से गया, तो एक्चुअल मोल कितना निकल के आया, एन एक्चुअल कितना आ रहा है आपका 8 मोल, कितना आ गया आपका बच्चा 8 मोल, क्या 8 मोल आ जा रहा है क्या, देखिए वो आप यहां से भी निकाल सकते थे, तो भाई 10 मोल बना था, 10 मोल का 80% क्या होगा 10 × 80 डिवाइडेड बाय 100, एक 0 यहां से गया, एक 0 यहां से गया, क्या 8 मोल निकल के आ रहा है क्या, ये 10 मोल तो आपने टोटल निकाला था, आपको रिएक्शन कितनी परसेंट यील्ड दे रहे थे 80%, इसका मतलब 8 मोल किसका आ जाएगा, 8 मोल आपके जो सी था उसका कितना मोल आ गया 8 मोल, सी का कितना मोल आ गया 8 मोल। अरे भाई इतना ये मैंने पूरा प्रोसेस करके दिखाया, इतना आपको देखना ही नहीं था, 10 मोल ये अगर लिमिटिंग है तो इसके 10 से उसका कितना बनता है 10, 80% रिएक्शन हो रही है तो 10 का 80% सीधा 8 मोल, कहानी खत्म हो जाती। यहां तक की कहानी समझ आई क्या, आगे बढ़ो, देखो अब जो सेकंड पार्ट है रिएक्शन का वो क्या करिए कि 2C से 3D प्लस E बन रहा है 90% ऑफ द यील्ड ऑफ द रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। सेकंड स्टेप क्या करिए, 2C से क्या बन रहा है 3D प्लस E, 2C से क्या बन रहा है 3D प्लस E, और रिएक्शन कितनी जा रही है बोलो 90% यील्ड पे, रिएक्शन कितने यील्ड पर जा रही है 90%। अब जो मेरा C बना है वो कितना मोल बना है 8 मोल, कितना मोल निकल के आया 8 मोल। अब मतलब 8 मोल से जो D बनेगा वो भी 90% यील्ड पे बनेगा और जो E बनेगा वो भी 90% यील्ड पे बनेगा। अब केवल C है तो मुझे लिमिटिंग देखना ही नहीं क्योंकि रिएक्शन इसी के हिसाब से चलेगी। तो सोचो इसका 2 मोल इसके 3 मोल को बनाता है, देखना मैं एक एक के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, C का 2 मोल से D का 3 मोल बनता है, तो C के 1 मोल से D का 3/2 मोल बनेगा। तो C का मोल है कितना 8 मोल, तो C का 8 मोल के लिए D कितना मोल चाहिए 3/2 गुणे 8 या फिर 3/2 × 8 ऑफ D, तो कितना D आ जाएगा यहां से 3/2 × 8 करिए तो 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। तो जरा देखिएगा अगर आप 8 मोल C लेते हैं तो कितना मोल D बनता है 12 मोल D, तो D कितना बन जाएगा बोलो 12 मोल, D कितना बन जाएगा 12 मोल। अब ये जो 12 मोल आया है ये क्या है 100%, मुझे यील्ड कितनी आ रही है रिएक्शन की 90%, इसका मतलब जो D बनेगा वो 12 × 90 डिवाइडेड बाय 100 बनेगा। बोलो बात समझ में आ गया क्या, ये तो मैंने C के लिए कैलकुलेट कर दिया, किसके लिए सॉरी D के लिए, किसके लिए कैलकुलेट कर दिया D के लिए। अब आप E के लिए सेम कैलकुलेशन कर लीजिए, ये D के लिए हो गया, E के लिए कैलकुलेट कर लो। E के लिए कैसे कैलकुलेट करोगे, E के लिए कैलकुलेट कर देते हैं साहब, देखना 2C से कितना E बनता है 2C से 1 E बनता है, तो 1 C से 1 मोल ऑफ C से कितना E बनेगा 1/2 ऑफ E। अरे भाई 2 से 1 बनता है तो 1 से आधा बनेगा ना, तो 1 C से हाफ मोल ऑफ E बनेगा। अब एक C का मोल है कितना 8 मोल, तो 8 मोल C से कितना E बनेगा 1/2 × E, सॉरी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 8E। अरे 1 से 1/2 बनता है तो 8 से 1/2 गुणे 8 जो कि कितना जाएगा 4 मोल्स ऑफ E। इसका मतलब 8 मोल अगर आप C लेते हैं तो कितना मोल E बनता है 8 मोल, 4 मोल E, कितना मोल E बनता है 4 मोल E। ये जो 4 मोल E आया है 4 मोल E आया है वो क्या आया है वो 100% आया है। रिएक्शन की यील्ड कितनी है, रिएक्शन की जो यील्ड है वो कितनी आ रही है, रिएक्शन की यील्ड आ रही है 90%, इसका मतलब 4 मोल तो 100% आ रहा था। तो अगर आपको टोटल मोल निकालना है E का तो कितना जाएगा 90/100। तो अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कि ये कितना आ रहा है, तो ये लगभग 10.8 के आसपास आ जाएगा, आप गुणा भाग कर लीजिए, ये लगभग कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाइड बाय, तो 10 तो चला जाएगा 436, तो 3.6 के आसपास आ जाएगा। क्या आप देख पा रहे हैं क्या कि कैसे मैंने परसेंटेज यील्ड के हिसाब से इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। आपको भी ऐसे ही करना है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये, आपको एकदम टेक्निकली दिमाग लगाना है और बहुत प्रेम से क्वेश्चंस हो जाएंगे। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो जो भी लिमिटिंग हो उसके हिसाब से प्रोडक्ट का मोल निकाल लीजिए। अब जो प्रोडक्ट का मोल आया है बस उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल नेट परसेंटेज, नेट मतलब जो एक्चुअल मोल है किसी भी प्रोडक्ट का वो निकल के आ जाएगा। बोलो क्या कहानी समझ में आ रही है बच्चों। क्या सारे बच्चों को यहां तक का कहानी समझ में आ रहा है क्या। चलिए यहां तक की कहानी आशा करते हैं कि आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए आप लोग। तो कितना आंसर आ गया, यहां पे हमसे पूछा था 3D और E का मोल बताइए, तो 3D जो D निकल के आया वो कितना आ गया 10.8, या फिर D का कितना मोल आया 10.8 और E का कितना मोल आया 3.6, यही तो आया ना, निकाल लिया ना, देखो ये निकाला मैंने
3D, डी का कितना मोल आ गया 10.8 और ई का कितना मोल आ गया 3.6। बोलो क्या यहां तक की कहानी समझ में आ रही है? एक अच्छा क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पूरा देखिए, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन देखिए इसको। बच्चों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखते चलो जरा, क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आपको समझ में आ रहा है क्या? देखो पढ़ो क्वेश्चन पूरा, पहले सबसे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो, देखिए 2 मोल ऑफ KClO3 से हमको 2 मोल्स ऑफ KCl और 3 मोल्स ऑफ O2 बन रहा है, जो कि कितनी परसेंट यील्ड से बन रहा है? 80%। सेकेंड स्टेप ऑफ द रिएक्शन देखिए, ये जो फर्स्ट स्टेप का प्रोडक्ट O2 था वो सेकेंड स्टेप का क्या बन गया यहां पर? रिएक्टेंट। तो CH4 मीथेन से 2 मॉलिक्यूल या फिर 2 मोल्स ऑफ O2 लिया जा रहा है, जिससे CO2 और वाटर बन रहा है कितने परसेंटेज? 100% यील्ड में। तो पहली स्टेप की यील्ड है 80%, दूसरे स्टेप की यील्ड है 100%। अब आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोल ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, अब आपसे पूछ रहा है कि मोल्स ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड कितना होगा वो बताना है। मतलब यहां पे जो KClO3 आपने लिया वो कितना बनेगा? अगर 336 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन टेम्परेचर ईच, मतलब अगर जो CO2 गैस बन रही है वो 336 लीटर बन रही है, कहां पर? 1 atm टेम्परेचर पर और 273 केल्विन टेम्परेचर पर। इसका मतलब आपको CO2 की कहानी दे रखी है। क्या दे रखी है? कि CO2 कितना मोल बन रहा है। मोल कैसे निकालता है? देखो भैया, आपको वॉल्यूम दे रखा है, आपको प्रेशर दे रखा है, आपको टेम्परेचर दे रखा है। वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर अगर दे दिया तो प्यारे बच्चों क्या आप मोल नहीं निकाल सकते? अरे भैया, तो सबसे पहले देखो, आपको देख CO2 का मोल यहां से निकल जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर से CO2 का मोल निकल आएगा। अब CO2 का अगर आपने मोल निकाल लिया और आप कैलकुलेशन करते हैं तो आप पता कर पाएंगे कि टोटल KClO3 कितना रिक्वायर्ड था। कैसे करेंगे देखना ध्यान से, एक एक स्टेप में मैं करता हूं। सबसे पहले मैं पहली स्टेप को लिखता हूं, देखना। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि कितना मोल्स ऑफ CO2 यहां पर आपका फॉर्म हो रहा है, कितना मोल्स ऑफ CO2 यहां पर बन रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोल्स का देखो, PV बराबर क्या होता है? nRT। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा? अगर आपको सब दिया हुआ है तो PV बाई मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? PV अपॉन RT, PV डिवाइडेड बाई RT। अब आपको CO2 का मोल निकालना है, तो मोल्स ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? प्रेशर कितना दे रखा है? 1 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है? 336 डिवाइडेड बाई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 273 केल्विन। तो आप इसको कैलकुलेट करिए, कितना आ जाएगा? 336। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.4 आंसर आ जाएगा। थोड़ा गुणा भाग करिए, काटिए पीटिए, मैं आपको कैलकुलेटर निकाल कर दिखा देता हूं। देखिए कितना आपको आ रहा है? 336, उससे डिवाइड करना है कितने को? 22.4 को, तो कितना आंसर निकल के आ रहा है? 15। तो इसका मतलब CO2 के कितने मोल्स आ गए प्यारे बच्चों? मोल्स ऑफ CO2 कितना आ गया? 15 मोल। कितना मोल आ गया? 15 मोल। ध्यान से समझना, आपने क्या किया? सबसे पहले जो क्वेश्चन में आपको गिवन था CO2 की कंडीशंस, उससे मैंने निकाल लिया कि CO2 का कितना मोल फॉर्म हो रहा है। अब ध्यान समझना, मेरी पहली स्टेप ऑफ रिएक्शन क्या करिए कि 2 KClO3 से क्या बन रहा है? 2 KCl प्लस 3 O2। तो मैं यहां पर रिएक्शन लिख लेता हूं। देखो 2 KClO3 से क्या फॉर्म हो रहा है? 2 KCl प्लस 3 O2, यही तो बन रहा था। एक मिनट फिर से देख लेता हूं। हाँ, 2 KCl प्लस 3 O2। ओके, देखना रिएक्शन आपको ये दे रखी है। अब जब आपको CO2 का मोल पता है तो आप यहां से रिएक्शन को चालू करिए। रिएक्शन की यील्ड कितने दे रखी थी? 80% यील्ड दे रखी है क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं कितनी। हाँ, 80%। अब देखो आपको सबसे पहले क्या इसको प्रोसीड कैसे करोगे? हर क्वेश्चन का एक अप्रोच होता है। इस टाइप के क्वेश्चन का आपका अप्रोच क्या होगा? सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि KClO3 का मोल x था, तो मैंने अगर इसका x मोल मान लिया, कितना मोल मान लिया? x मोल। तो ये KCl कितना बन जाएगा भैया? ये अगर 2 रहता है तो ये भी 2 बनता है। इसका मतलब ये x रहेगा तो ये भी कितना बनेगा? x मोल बनेगा। ठीक है क्या? अब अगर ये 2 है तो वो 3 बनता है, तो 1 से कितना बनेगा? 3/2। अरे अगर ये 2 है तो ये कितना बन रहा है? 3। देखो ना भैया, मैं यहां पे कैलकुलेट ही कर देता हूं तुम्हारे लिए, तुम गड़बड़ कर दो। देखो 2 KClO3 है, उससे कितना ऑक्सीजन बनता है? 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बनता है। तो 1 मोल ऑफ KClO3 से कितना ऑक्सीजन बनेगा? 3/2 मोल्स ऑफ O2 बनेगा। अब हमको कितना KClO3 दे रखा है? x मोल मैंने माना है, तो x मोल ऑफ KClO
3 से कितना ऑक्सीजन बनेगा 3/2 इंटू एक्स, मतलब 3/2x O2 बन जाएगा क्या। इसका मतलब अगर x मोल मैंने KClO3 लिया है तो ऑक्सीजन कितना मोल बन के आ जाएगा 3/2x। बोलो यहां तक की कहानी समझ में आ रही है क्या। तो अगर मैंने इसको x माना है तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3/2x। ये मैंने डायरेक्ट बना दिया, फाइनली इनिशियल फाइनल नहीं लिखा है। तो अगर आपने इसका x मोल लिया तो KCl x मोल बनेगा और ऑक्सीजन कितना मोल बनेगा 3/2x। अब ध्यान से देखना, यही जो ऑक्सीजन था यही सेकंड स्टेप में रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, तो मैं सेकंड स्टेप लिख लेता हूं, उसमें डायरेक्ट ऑक्सीजन का मोल रखूंगा। अब देखो ध्यान से, ये जो 3/2x आया है प्यारे बच्चों, ये जो 3/2x आपका आया है, ये क्या आया है 100% मोल ऑफ ऑक्सीजन निकल के आया है। और आपकी रिएक्शन का यील्ड कितना है 80%। इसका मतलब ये जो आया है ये क्या है 100% है। ये क्या है मैं यहां पर लिख भी देता हूं, ये कितना आया है 100%। और मुझे ये जो ऑक्सीजन बनेगा वो बनेगा कितना 80% बनेगा। तो 80% बनेगा तो कितना बन जाएगा 3/2x मल्टीप्लाइड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100। तो कितना मोल बन के आएगा देखना, आप इसको काटवाट दीजिए, ये 0 से ये 0 चला जाएगा, 8 3 24, 8 3 24x, देखना ना 8 3 क्या हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 20, यही तो आएगा x। अगर आप इसको काटिएगा पीटिएगा तो ये 2 से कट जाएगा 12 और 12 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1.2x। ये देखो कितना आ गया बच्चों 1.2x निकल के आ रहा है। मतलब ये वैल्यू कितना आ जाएगी 1.2x या फिर 1.3x के आसपास आएगी। ध्यान से समझिए, तो जो आपने यहां पर वैल्यू निकाला था 3/2x कितना आ रहा था 1.5x आ रहा था, लेकिन 1.5x नहीं आएगा क्योंकि 80% ही रिएक्शन की यील्ड है। तो कितना निकल के आ जाएगा 1.2x मोल आ जाएगा किसका ऑक्सीजन का। कितना मोल आ गया 1.2x, क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी थी 80% थी। ये 3/2 का मतलब होता है 100% O2 कितना बन रहा था 1.5x, लेकिन क्योंकि रिएक्शन की यील्ड कितनी थी 80% थी, इसलिए जो बना O2 का मोल वो कितना आ गया 1.2x। कितना आ गया 1.2x। अब आप यही 1.2x सेकंड स्टेप में रखेंगे और उससे आप प्रोडक्ट के मोल्स निकालेंगे। देखिएगा सेकंड स्टेप क्या है, CH4 + 2O2 से क्या बन रहा है CO2 + 2H2O। तो सेकंड स्टेप क्या है CH4 + 2O2 से क्या बन रहा है, देखो CO2 + 2H2O कितना परसेंट यील्ड था 100%, ठीक है CO2 + 2H2O। इससे क्या बन रहा है CO2 + 2H2O और जो रिएक्शन की यील्ड आपको दे रखी है वो है 100%। इसका मतलब जो भी आपका रिएक्टेंट बनेगा वो डायरेक्ट उतना ही अमाउंट में बनेगा, नेट अमाउंट में आपको कोई भी उसमें प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है 100, क्योंकि यील्ड 100% है। तो मैंने देखो मैं CH4 पे कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन किससे करूंगा ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन का कितना मोल निकल के आया 1.2x मोल निकल के आया था क्या। अब मुझे किसका मोल दे रखा है CO2 का मोल मुझे पता है। अब अगर ऑक्सीजन का देखो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान समझिएगा। देखो अब मैं CO2 और O2 को लेके कैलकुलेट कर रहा हूं। अगर मुझे 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन दे रखा है तो उससे कितना मोल CO2 बनता है 1 मोल CO2 बनता है। तो अगर 1 मोल ऑक्सीजन रहेगा तो कितना मोल CO2 बनेगा 1/2 मोल ऑफ CO2 यानी कि 0.5 मोल ऑफ CO2। अब मुझे दिया कितना है 1.2, तो 1.2 मोल से 1.2 मोल ऑफ O2 से 1.2x है ना, 1.2x मोल ऑफ O2 से कितना मोल CO2 बन जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2x मोल ऑफ CO2, इतना मोल CO2 बन जाएगा क्या 0.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 या फिर 1/2 कर दो, 1/2 कर दो तो कितना आ जाएगा 0.6 मोल ऑफ CO2 आ जाएगा क्या। कितना मोल ऑफ CO2 आ जाएगा 0.6x मोल ऑफ CO2। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर आपने 1.2 मोल ऑफ O2 लिया है, अरे भाई देखो ना 2 से 1 बनता है तो 1 से आधा बनेगा, 1.2 से 0.6 मोल ऑफ CO2 बनेगा 0.6x। अरे भाई 1.2x है ना तो 0.6x बनेगा। अब क्योंकि रिएक्शन 100% यील्ड दे रही है तो इसमें कोई भी घटोतरी नहीं होगी। अगर ये 1.2x बन रहा था तो कितना बनेगा 0.6x। अब आपको रिएक्शन में CO2 का मोल आपने निकाल रखा है, कितना निकाल रखा है 15। इसका मतलब 0.6x जो आपने मोल निकाला है 0.6x मोल्स ऑफ CO2 0.6x 0.6, एक बार फिर से लिख लेता हूं सॉरी, 0.6x मोल ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 15
मोल्स, क्योंकि आपके प्रोडक्ट का मोल्स तो उसने दे रखा है ना, प्रोडक्ट का मोल्स अभी आपने निकाला था 15 मोल सबसे शुरू में, तो CO2 का मोल कितना निकाला था 15, वो किसके बराबर आ जाएगा 0.6 के, तो आप रख दीजिए 0.6 बराबर 15, तो x कितना आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 0.6। अब इसको आप काटिए पीटिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आंसर निकल के आ जाएगा। लो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 15 डिवाइडेड बाई 0.6 कर दो, 15 डिवाइडेड बाई 0.6, कितना आंसर आ जा रहा है 25। कितना मोल आ जा रहा है 25। इसका मतलब कितना आ जाएगा आंसर 25। ये x क्या है, x क्या है, कितना मोल KClO3 आपने लिया था, वो क्या माना था, x ही तो माना था। ये देखो ना भैया, आपने कितना मोल KClO3 से रिएक्शन चालू थी, आपने क्या माना था KClO3 का x मोल मैंने माना है, और x मोल यहां पर आपने निकाल लिया, x मोल कितना आ गया 25। तो मतलब 25 मोल KClO3 आपने लिया था, ताकि आपका CO2 कितना मोल बन जाए 15 मोल बन जाए। बोलो बात समझ में आ गई क्या। तो मैंने रिएक्शन को कैसे इनिशिएट किया, कैसे फिनिश किया, क्या आपको ये सारी कहानी समझ में आई। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, जो CO2 दिया था उसका मोल निकाल लिया। कितना मोल निकल के आया 15 मोल। कैसे निकाला PV/RT से। अब जब CO2 का मोल निकल के आ गया तो हमने मान लिया कि जो KClO3 था वो x मोल था, उससे हमने निकाल लिया कि O2 कितना मोल आएगा। O2 आ गया 1.2x 80% यील्ड के साथ 1.2x। अब अगर O2 का हमको O2 का मोल पता चल गया तो O2 के मोल से हमने CO2 का मोल निकाल लिया। अब CO2 का मोल आया 0.6x, क्योंकि CO2 का मोल 15 आ रहा था तो 0.6x इसके बराबर हो जाएगा 15 के, तो हमने 0.6x को जब 15 के बराबर किया तो x का आंसर आ गया, और यही x क्या था KClO3 का इनिशियल मोल। यही तो हमसे पूछा था, तो मतलब KClO3 का इनिशियल मोल हमने कितना लिया रहा होगा 25 लिया रहा होगा। क्या प्यारे बच्चों यहां तक की कहानी आपको समझ में आ गई क्या, बोलो भैया यहां तक की कहानी समझ में आ गई। नोट करना है, एक बार मैं पीछे वाली स्लाइड्स दे देता हूं, आप नोट करिए फटाफट या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिए। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या था, ये मेरा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट लो। देन ये उसका पहला पेज, मोल्स ऑफ CO2 कितना बना, ठीक है। उसके बाद ये आ गया दूसरा पेज जिसमें हमने KClO3 को अगर x माना है तो उससे ऑक्सीजन का कितना मोल निकल कर आ जाएगा 80% यील्ड के साथ 1.2x वाला कहानी हमने बताया, ठीक है। कैसे किया गया वो आप देख लीजिए। फिर हमने किसके लिए कैलकुलेशन किया, CO2 के मोल के लिए, तो O2 के मोल से हमने CO2 का मोल का कैलकुलेशन कर लिया। कैसे किया, ये सामने है आपके, तो वहां से 0.6 मोल बनता है। अब उसके 0.6x को किसके बराबर कर दिया 15 के, तो हमको फाइनल x का वैल्यू निकल के आया। यही तो क्या था इनिशियल मोल ऑफ KClO3। तो KClO3 का कितना मोल्स रिक्वायर्ड है, यही 25 मोल। बोलो बात समझ में आ गई क्या। चलो आगे बढ़े, ये अगला क्वेश्चन और पिछले वाले से भी मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा। इफ 24 मोल ऑफ B, अब आपको रिएक्शन देखिए कि दो स्टेप की रिएक्शन है, 3D + 4E से बनता है 8C + 5 है, और स्टेप 2 जो है उसमें देखो यहां पर स्टेप जो 1 का C है वो फाइनली यहां पर स्टेप 2 के रिएक्टेंट की तरह बन जा रहा है। तो पहले स्टेप का जो प्रोडक्ट था वो दूसरे स्टेप का रिएक्टेंट बन गया, तो 3D + 4E से 5C बन रहा है 80% यील्ड के साथ, और वही 3C जो वहां पर आपका C का मोल आएगा वो यहां पर आप C का मोल रखेंगे। सॉरी एक मिनट होल्ड ऑन करना बेटा। तो जरा देखना 3C से 5G को 3 जो आपका C का मोल है उससे 5G रिएक्ट हो रहा है, फिर 50% यील्ड के साथ 6B + F का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 24 मोल ऑफ B एंड 4 मोल्स ऑफ F इज फॉर्म, मतलब इसका मोल आपको प्रोडक्ट का मोल दे रखा है। कितना मोल दे रखा है, कह रहा है अगर आपको B का 24 मोल बन रहा है, B का कितना मोल बन रहा है 24, और F का कितना मोल बन रहा है 4, F का कितना मोल बन रहा है 4, फॉर्म्ड इन द एंड ऑफ द रिएक्शन, देन फाइंड द मोल्स ऑफ D टेकन इनिशियली। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने D का इनिशियल कितना मोल लिया था, जरा वो बता दीजिए, ठीक है। क्या बता लेंगे क्या, लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरह है, कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले किसी D के मोल को x मान लीजिए, उसके हिसाब से 5C का मोल निकाल लीजिए परसेंटेज यील्ड के साथ। जब आपका 5C का मोल निकल आ जाएगा तो उसको यहां पर रख दीजिए। 5C के मोल के हिसाब से आप या तो 6B के मोल को कंपेयर कर लीजिए, या तो F के मोल के कंपेयर कर लीजिए, किसके साथ, परसेंटेज यील्ड के साथ। बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर ले, आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, कैलकुलेट करने का प्रयास करिए। चलो कैलकुलेट करते हैं। देखो हमको D का मोल निकालना है, हमको B और F का मोल दे रखा है। B का मोल है 24 और F का मोल है 4। तो 3D + 4E से क्या बन रहा है 5C + A। देखो सबसे पहला स्टेप 1 लिखते हैं,
3D प्लस 4E से बन रहा है 5C प्लस A। कितने परसेंटेज के साथ? 80% के साथ। यही तो दे रखा है ना, हाँ 80%। 3D प्लस 4E से 5C प्लस A 80%। अब मैंने आपसे मान लिया कि जो D का मोल था वो X था, अब D का कितना मोल है? X मोल। तो ध्यान से समझना, E का कितना मोल, C का कितना मोल बनेगा। देखो अगर इसका 3 मोल, अब कैलकुलेट कर लो ना, एक एक करके कैलकुलेट कर लो, इसमें डरने वाली क्या बात है। देखो एकदम सिंपल है, 3D से कितना C बनता है? 5C बनता है। तो 1D से कितना C बनेगा? 5/3C बनेगा। अब मुझे D का कितना मोल दे रखा है? X मोल। तो X मोल ऑफ D से कितना मोल ऑफ C बनेगा? 5/3x ऑफ C बनेगा। इसका मतलब अगर मैंने X मोल D का लिया तो C का कितना मोल बन जाएगा? 5/3x। तो यहां पर रख दीजिए, अगर आपने इसका X लिया तो इसका कितना बन जाएगा? 5/3x। ये क्या है? ये 100% है। ये क्या है? 100%। मुझे चाहिए कितना परसेंट? 80%। तो 80% कब आएगा? जब आप इसका 5/3x को कितने से गुणा कर देंगे? 80/100। यानी कि अब आप कैलकुलेट कर लीजिए जरा कितना आंसर निकल के आ रहा है। तो 5/3 का क्या होता है भैया? 3/5 कर दो तो 3 बन जा 3 बचा 2 पॉइंट बढ़ा है 0 तारे 3 6 जा 18। तो 1.66 आ रहा है। ये देखो मल्टीप्लाई करो जरा, तो कितना आंसर निकल के आएगा? कितना मोल आ जाएगा? 1.66x मल्टीप्लाइड बाई 0.8। अरे भाई ये तो 0.8 ही आएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, कैलकुलेटर निकालते कर ले भैया, कैलकुलेटर करे क्या? 1.66 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 0.8 से। तो कितना आंसर निकल के आ जाएगा? 1.328। तो 1 पॉइंट आंसर कितना आ जा रहा है? 1.328x या फिर 1.3x आप कर लीजिए, इतना लंबा नहीं लिखते हैं, एक ही डेसिमल पॉइंट लिखते हैं। 1.3x कितना आंसर निकल के आया? C का वैल्यू कितना आ गया प्यारे बच्चों? 1.3x आ गया। बोलो बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब अगर आप x मोल D लेंगे तो C कितना बन जाएगा? 1.3x। अब क्या सेकंड स्टेप में यही C हमको लेकर सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट बनाना है। सेकंड स्टेप क्या था? देखो सेकंड स्टेप दिया है 3C प्लस 5G से क्या बन रहा है? 6B प्लस F। 3C 5G 6BF आप कर लीजिए। सेकंड स्टेप लिखते हैं 3C 5B 6G प्लस F, यही ना है। देखो 3C 5G 6BF 3C 5G 6B, अरे अच्छा 5G यहां है 6B वहां, 3C 5G 6B और F, यही है क्या? यही है। रिएक्शन की यील्ड कितनी दे रखी है आपको? रिएक्शन की यील्ड दे रखी है 50%। कितना यील्ड दे रखी है? 50%। अब आपने C का कितना मोल निकाल रखा है? देखो लास्ट पेज में आपने C का मोल निकाल रखा है 1.3x। अब 1.3x आपने निकाल रखा है, तो आप इसका अगर 1.3x लेंगे तो अब देखो तुमको B का मोल और F दोनों का मोल दे रखा है, तुम किसी एक के लिए निकाल दो। देखो भैया हम इसके लिए कैलकुलेट करते हैं क्योंकि 3 और 6 का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखना अगर आपने 3C लिया है, मैं कैलकुलेट यहां पर कर दूं क्या? मैं C और B के लिए कैलकुलेट करता हूं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो अगर मैं 3 मोल ऑफ C लेता हूं तो कितना मोल ऑफ B बनता है? 3 मोल ऑफ C लूंगा तो 6 मोल ऑफ B बनेगा। तो 1 मोल ऑफ C लूंगा तो 6/3 मोल ऑफ B यानी कि 2 मोल ऑफ B बनेगा। इसका मतलब अगर मैं 1 C लेता हूं तो कितना मोल B बनता है? कितना मोल B बनता है? 2 मोल B बनता है। तो मुझे लेना कितना है? 1.3C। 1.3x मोल अगर मैं C लेता हूं तो मेरा B कितना बनेगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.3x ऑफ B बन जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2.6x मोल ऑफ B का फॉर्मेशन होगा अगर आप 1.3x मोल ऑफ C को लेते हैं। तो अगर आपने 1.3x C को लिया तो कितना B बन जाएगा? 2.6। अरे वो देखो ना सीधा बात था। अरे भाई इसका 3 लेते हो तो उसका 6 बनता है, मतलब डबल बन रहा है। 1 लोगे तो 2 बनेगा, 1.3x लोगे तो कितना बन जाएगा? 2.6x बन जाएगा। बोलो बात समझ में आ गई क्या? तो B का कितना बनेगा? 2.6x। ये जो 2.6x आपने निकाला है ये क्या है? 100% है। ये कितना है? 100% है। आपको आंसर कितना चाहिए था? B का 50% यील्ड चाहिए था, तो 50% कैसे निकलेगा? 2.6x मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 100, ये 50% आंसर आएगा। तो 50% का मतलब क्या है? 1/2। तो 1/2 से गुणा करोगे तो वही आ जाएगा 1.3x। इसका मतलब 1.3x क्या बन जाएगा? B का कितना मोल आ रहा है? 1.3x। और ये जो 1.3x, अब आपको देखो B का मोल तो क्वेश्चन में दे रखा था ना, ये देखो ना क्वेश्चन तो कह ही रहा है इफ 24 मोल ऑफ B इज टेकन। कितना मोल ऑफ B टेकन है? 24 मोल। तो 1.3x को किसके बराबर करना पड़ेगा? 24 के। अब मोल्स ऑफ B कितना है? मोल्स ऑफ
b इज इक्वल टू 1.3x विच इज इक्वल टू 24। अब कर दीजिए तो यहां से x निकल के आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 1.3। अब 24 को 1.3 से डिवाइड करो, जो मोल आएगा वही आपका किसका निकल के आ जाएगा, x का। जरा काट पीट देते हैं, देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, कैलकुलेटर निकाल लो। तो कितना आ रहा है 24 डिवाइडेड बाई 1.3, कितना आंसर आ रहा है 18.46। कितना आंसर आ रहा है, तो x यहां से निकल के आ जा रहा है बच्चों 18.46। और यक्सी मेरा क्या था, देखो यक्सी मेरा क्या था, x मैंने क्या माना था, d का इनिशियल मूल। क्वेश्चन पूछा क्या था मुझसे, क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा था कि जरा बताइए फाइंड द मोल्स ऑफ D टेकन इनिशियली फॉर द रिएक्शन। मतलब D का इनिशियल मोल कितना आपने रिएक्शन के लिए लिया है वही तो पूछ रहा है। तो मैंने D का इनिशियल मोल माना कितना था x का आंसर कितना आया 18.46। कितना आया 18.46। अब जरा देखिए क्या 18.46 आपके ऑप्शंस में है क्या, 24 40 24/5 नोटा, तो क्या है इसमें, नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा, नन ऑफ द अबव। तो मतलब 18% के आसपास आपका डी यहां पर शुरुआत में 18 मोल ऑफ डी हमने शुरुआत में यहां पर लिया हुआ था रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया प्यारे बच्चों, नहीं समझ में आया, बताओ। क्या मैंने जिस टेक्निक से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्या आपको टेक्निक समझ में आई, एक बार फिर से देखो। ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका फर्स्ट पेज का सॉल्यूशन है। देखो ये आपका फर्स्ट पेज का सॉल्यूशन है। जब मैंने डी को x मान लिया तो उससे मैंने सी का मोल निकाल लिया। कितना सी मोल, सी कितना मोल है विथ परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड को ध्यान में रखते हो, 100% ये तो 80% ये निकाल लिया मैंने 1.3। 1.3x क्या है 80% था जो मेरे परसेंटेज यील्ड था, ठीक है क्या। उसके बाद मैंने सी का डी का मोल, देखो डी से सी का मोल निकाल लिया। अब सी के मोल से मैंने सेकंड स्टेप की रिएक्शन कर दी, सी के मोल से मैंने सेकंड स्टेप की रिएक्शन कर दी। 3c + 5g से 6b + f। तो 3 से मैंने, अब मुझे ये इसका मोल भी दिया था, इसका मोल भी दिया था, तो मैं इससे इसको भी कंपेयर करवा सकता था, इसको भी कंपेयर करवा सकता था। 3 से 6 का कंपेयर करना आसान था, इसलिए मैंने इसका इससे कंपेयर करवा दिया। तो 1.3 से कितना बन जाएगा, इसके एक से इसका 2 बनता है, तो इसके 1.3 से 2.6 बन जाएगा। क्योंकि 2.6 बन रहा है और परसेंटेज यील्ड 50% है, तो जितना बन रहा है उसका आधा ही रिएक्शन। भाई अगर यील्ड 50% है तो जितना हमको प्रोडक्ट मिलना चाहिए तो उसका आधा ही तो मिलेगा। अगर 2.6x मोल मिलना चाहिए था तो कितना मोल मिलेगा, ये तो 100% था, तो 50% आप करेंगे तो 1.3x मिलेगा। अब 1.3x मोल आ रहा है बी का, और मुझे बी का मोल दिया कितना था रिएक्शन में, मुझे दे रखा था कि बी का फाइनल मोल कितना बन रहा है। बी का फाइनल मोल बन रहा था 24, तो 1.3x किसके बराबर कर दिया गया 24 के, तो x निकल के आ गया 24/1.3 जो कि कितना आ गया 18.46। इसका मतलब लगभग 18 मोल हमने डी को लिया था। कितना मोल डी लिया था शुरुआत में, 18 मोल लिया था, तब जाकर हमारा जो बी है वो 24 मोल बना था। बोलो क्या यहां तक की कहानी आपको समझ में आ रही है प्यारे बच्चों। तो आपका ये लास्ट पेज हो गया। इसके बाद आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। मैं आपको शुरुआत से स्लाइड्स दिखा देता हूँ, जो भी स्लाइड्स आपने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिए जरा उसको एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले ये हमारा पहली स्लाइड थी, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया क्या हमें पढ़ना है। फिर इस पेज को आप छोड़ दीजिए, इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इसको डिलीट कर देता हूं मैं, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए देखिए ये हमारा सिक्वेंशियल रिएक्शन का एग्जाम्पल था, इसमें कौन कितना कैसे बन रहा है वो मैंने आपको समझाया। फिर ये हमारा सेकंड पेज, थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ और अच्छे से दिखेगा तुम्हें, देखो दिख रहा है क्या, ये हमारा सेकंड पेज आ गया, ठीक है। तो किससे कैसे आपको कन्वर्जन करना है वो। फिर ये हमारा नेक्स्ट पेज, थोड़ा उधर कर देता हूं तो तुम्हें अच्छे से दिख जाएगा। बोलो भैया ये कहानी क्लियर थी क्या, ठीक है सर। नेक्स्ट पेज देखिए, ये आपको अब परसेंटेज यील्ड वाली कहानी आने लगी। अभी तक तो मैंने 100%, देखो इसके पहले तक आप 100% तीर पे कुछ नहीं लिखा था, मतलब 100% बन रहा था। जब तीर पे लिखा हुआ गया तो परसेंटेज यील्ड के फॉर्म में क्वेश्चन आने लगा। फिर उसको हमने सॉल्व करके दिखाया कि कैसे आपको परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। देन सेम रिएक्शन का सॉल्यूशन आगे। फिर ये क्वेश्चन था आपका KClO3 वाला जो आपने सॉल्व किया, इसका आंसर कितना निकल के आया था 25 आया था, इसको टिक कर लेना है ना। देखो इसका सॉल्यूशन है, नेक्स्ट पेज इसका सॉल्यूशन, नेक्स्ट पेज 25 मोल निकल के आया था आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। फिर इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा आज का। ये लास्ट क्वेश्चन क्या था, सीक्वेंशियल रिएक्शन का ही लास्ट क्वेश्चन था। ये मैंने डिस्कस किया आपसे, इसका आंसर नहीं आया आपको, नन ऑफ द अबव आंसर आया। इसका फर्स्ट पेज का सॉल्यूशन, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट पेज सॉल्यूशन एंड सेकंड पेज सॉल्यूशन, ठीक है क्या। तो ये आज हम लोग यहीं पर इस लेक्चर को एंड अप करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली शायद कल का लेक्चर हम ले लें, क्योंकि दशहरा है, दशहरा कहूं, धनतेरस है कल,
धनतेरस कल है, फिर परसों छोटी दीपावली, फिर हमारी मेन दीपावली है 20 को, 20 तारीख को, ठीक है। तो बच्चों शायद आपकी क्लास कल ना हो पाए, हो भी सकती है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस लगभग 60-40 के आसपास है कि 60% संभावना है कि क्लास हो जाए, 40% संभावना है कि आपकी कल वाली क्लास सस्पेंडेड रहे, ठीक है। तो 60-40 का रेशियो मानना, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि कल आपकी क्लासेस होंगी, ठीक है बच्चा। तो गोकू साहब हैं, मुझसे बोल रहे हैं कि सर, हेलो सर, मैं अभी 12th में हूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत प्रॉब्लम हो रही है सर। तो गोकू जी, मैं आपको इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू होगी, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर खत्म हो जाएगा। यह आश्वासन है, यह विश्वास है मेरा कि आपकी जिस दिन ऑर्गेनिक चालू करूंगा मैं, आप विश्वास मानिए आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर खत्म होने लगेगा, ठीक है जी। गोकू जी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सर आप 12th नहीं पढ़ाते? बिल्कुल गोकू जी, मैं पूरा जेई नीट का पूरा कवर करवाने वाला हूं, 11th 12th दोनों पढ़ाने वाला हूं। 12th भी मुझे पढ़ाना है, लेकिन क्योंकि अभी हमने शुरुआत से बेसिक से चालू किया है कि जो भी बच्चे बेसिक से जिनका गड़बड़ हो, तो हमने वहां से कंटेंट चालू किया। मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसके बाद एक आध दो चैप्टर फिजिकल के और पढ़ाएंगे, फिर हम लोग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी स्टार्ट करेंगे। तो गोकू जी से मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि टाइम फ्रेम का तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन 12th में ही पूरा पढ़ाने वाला हूं, 11th में ही पूरा पढ़ाने वाला हूं, ऑर्गेनिक में ही पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो ऑर्गेनिक आपका अगर गड़बड़ है तो ऑर्गेनिक से तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाता हूं। लेकिन मैं आपको एक चीज का गारंटी नहीं दे सकता कि आप गारंटी क्या नहीं दे सकते मास्टर कि कितना टाइम फ्रेम लगेगा अभी ऑर्गेनिक चालू करने में। मैं आपको यह दावा नहीं कर सकता कि हाँ मैं अगले महीने में चालू ही कर दूंगा, क्योंकि अभी फिजिकल का बहुत सारा सेक्शन हमें कवर करना है, फिर हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पैरेलल लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको यह गारंटी नहीं कर सकता कि अभी तो सर बोर्ड्स के लिए, अच्छा जी बोर्ड्स के लिए मैं देखता हूं बच्चा, बोर्ड्स के लिए मैं कुछ सेशंस एक्स्ट्रा लाने का प्रयास करूंगा कि बोर्ड्स के लिए मैं अगर वन शॉट्स आपके लिए ले आ पाऊं या फिर कुछ एक्स्ट्रा सेशंस ला पाऊं जहां से आपके बोर्ड के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएं, तो मैं वो ट्राई करने का प्रयास करूंगा, ठीक है गोकू जी। तो घबराने की जरूरत नहीं है, मैं ये प्रयास करूंगा कि बोर्ड्स के लिए आपके सेशंस आए, ठीक है। मैं इस चीज से लिए जो इंस्टीट्यूट है उनसे भी बात करूंगा और आपके बोर्ड्स के रिलेटेड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आप थैंक यू करें, वेलकम है आपको, धन्यवाद आपको। तो आपके बोर्ड्स का सेशन में लाता हूं, ठीक है, मैं प्लान करता हूं और बोर्ड्स के सेशन के लिए ऑर्गेनिक कवर करवाता हूं। बहुत सारे बच्चों को ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम्स बहुत सारे बच्चों को होता है। लास्ट 1-2 साल जब मैं पढ़ा रहा था तो ऑर्गेनिक के जो बच्चे थे, जब वो लास्ट में निकले ना, तो उनको ये फील हुआ कि सर हमको ऑर्गेनिक का डर बहुत था, लेकिन जब आपने पढ़ाया हमें, जब आपने हमें सिखाया कि ऑर्गेनिक को टैकल कैसे करते हैं, तो शायद वो डर खत्म हुआ और एग्जाम सेंटर में बैठने पे ये डर तो नहीं था कि सर हमारा नंबर नहीं आएगा, हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि अगर क्वेश्चन कुछ भी आ जाता है तो हमको उसका सोल्यूशन करने आता था, हमको क्वेश्चन को इनिशिएट करने आता था और उसको कवर करने आता था। ठीक है जी, आप थैंक यू कह रहे हैं तो वेलकम है आपको। मैं ट्राई करूंगा कि मैं बोर्ड्स के रिलेटेड कुछ सेशंस जरूर लाऊं जिसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों कवर्ड होंगे, है ना बच्चा। चलिए ठीक है, कोई और डाउट आप लोगों को कि आज का सेशन एंड किया जाए? यहां पर समझ आया आप लोगों को आज मैंने क्या पढ़ाया है आपको? तो मोल कॉन्सेप्ट की ये सीक्वेंशियल रिएक्शन की कहानी आज हम लोग पढ़ रहे थे। अरे सर 11th वेस्ट है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर वेस्ट है तो उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आप चाहें तो रेगुलर क्लासेस चलती रहती हैं। अगर आप यहां से भी स्टार्ट करते हैं तो रेगुलर क्लासेस के थ्रू आप उन चीजों को सुधार सकते हैं। लेकिन समय कम है, आपके पास बोर्ड्स भी है, तो 1 घंटे की क्लास अगर आप देख सकते हैं। आपकी केमिस्ट्री में केवल प्रॉब्लम है तो आप 1 घंटे का सेशन मेरा रेगुलर होता है। अभी तो दीपावली की छुट्टियां हैं तो 2-4 दिन क्लासेस नहीं चलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर रेगुलर चलेंगी। तो आप 1 घंटे का सेशन लगातार देखते रहिए। उससे क्या होगा कि आपका 11th सुधर जाएगा। उसके अलावा जो आपका टाइम बचे वो आप बोर्ड्स पर दीजिए, ठीक है। बोर्ड्स के सेशंस तो हम ट्राई करेंगे ही लाने का। तो गोकू जी घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं तो आप देखेंगे तो आपका 11th सुधर जाएगा। और मैं पूरा एकदम डेप्थ में पढ़ा रहा हूं, एकदम गहराई में पढ़ा रहा हूं। कोई भी चीज हल्का, ये जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है ये आपको हल्की लग रही होगी, लेकिन ये इतनी हल्की है नहीं। ये नॉर्मल बच्चे के लिए कठिन चीजें चल रही है क्लास में। बात समझ में आ रहा है? ये कठिन चीजें चल रही है, जेईई मेंस, जेईई एडवांस के लेवल की चीजें चल रही है। तो नीट तो आपका इसी में आ जाता है। जो नीट के बच्चा है, जो जेईई मेंस का बच्चा है, जो जेईई एडवांस का, सारे के लिए सिलेबस डिजाइंड है। बोर्ड वालों के लिए और भी इजी है, ठीक है। हयात साहब कह रहे हैं यस सर। जी हयात साहब, तो आप तो रेगुलर बच्चे हैं हमारे, तो
जो बच्चा हमसे रेगुलर पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट कितना डिटेल में डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो कल भी शायद हम क्लास रखेंगे, मोस्ट प्रोबेबली लगभग जल्दी ही रख लूंगा मैं, 10 बजे के आसपास कल हमारा सेशन चालू हो जाएगा। तो 10 बजे से 12 बजे के बीच में हम सेशन एंड कर देंगे कल। उसके बाद फिर हमारे दीपावली की छुट्टियां हो जाएंगी, 2-4 दिन हमारे क्लासेस बंद रहेंगी। तो आप लोगों से भी यही विनम्र गुजारिश है कि दीपावली में त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाइए, परिवार वालों के साथ मिलजुल कर एंजॉय करिए। हाँ जी, गोकू जी हमसे कह रहे हैं कि सर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। हाँ सर, ड्रॉप लेकर जेई के लिए पढ़ूंगा, ठीक है। तो आप ड्रॉप लेकर जेई के लिए पढ़ने वाले हैं, तो ये भी कोई ड्रॉप लेना कोई बुरी बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप लिया, उसके बाद बहुत सक्सेसफुल है आज जीवन में, तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर आप ड्रॉप लेने वाले हैं तो आप अच्छे से बोर्ड्स दीजिए ताकि आपका 75% एटलीस्ट बन जाए। तो क्योंकि 75% क्राइटेरिया है जेई में, तो 75% को ध्यान रखिए, है ना। यस सर, मैं आज जाऊंगा हमेशा की तरह। अच्छा यस सर, मैं आ जाऊंगा हमेशा की तरह, ठीक है जी हयात जी। तो कल 10 बजे का सेशन आप आ जाएंगे तो आपका स्वागत रहेगा। आप आइए, उस सेशन को अटेंड करिए और हम लोग इसी तरीके से अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, इसी डेडिकेशन से चीजों को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। चलो तो एंड किया जाए सेशन की, कोई और बात है बोलो, कुछ और बात हो तो बोलो तुम लोग। जो बच्चे इस बात से भयभीत है कि सर हमको ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल लेना चाहिए यार। अगर तुम्हारा डेडिकेशन, तुम्हारा दिल ये कह रहा है कि अगर हम ड्रॉप लेकर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, हमारे अंदर कुछ कमियां रह गई थी जिसको दूर करके हम कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो बिल्कुल ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपके अंदर से ये भावना है कि सर हम तो ऐसे कैजुअली ले रहे हैं, तो मत लीजिए, फिर आगे ट्राई करिए और आगे बढ़िए, ठीक है, किसी दूसरे फील्ड में आगे बढ़िए। लेकिन अगर आपके अंदर से ये बात आ रही है कि हम ड्रॉप लेकर और अच्छे से पढ़कर अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं, अपना फ्यूचर इंप्रूव कर सकते हैं, करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बेशक ड्रॉप आप लीजिए। गोकू जी कह रहे हैं जी सर, तो ठीक है। चलो बच्चा, आज यहां पर इस सेशन को एंड अप करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद यहां तक जुड़े रहने के लिए। तो मोल कॉन्सेप्ट का 1 शॉट भी आएगा जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और दीपावली के जस्ट बाद जब मैं आऊंगा तो जितना भी चीजें मैंने यहां तक पढ़ाई है उस पर बेस्ड नरेंद्र अवस्थी की जो जेईई मेंस एंड एडवांस की किताब आती है, नरेंद्र अवस्थी सर की, वो किताब में से एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। तो मैं अगर आपसे ये कहता हूं कि इन डेप्थ चीजें पढ़ाई गई हैं, तो वो साबित तभी होगा जब आप एकदम डेप्थ वाली किताब का क्वेश्चन लगाएं। वो डेप्थ वाली किताब है नरेंद्र अवस्थी की जेईई मेंस एंड एडवांस की बुक। तो जब मैं आपको वो किताब लगवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि जो चीजें आपको पढ़ाई गई हैं वो कितनी डेप्थ की चीजें पढ़ाई गई हैं, ठीक है बच्चा। तो जेईई मेंस और एडवांस की किताब है, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि लेवल 1 1 से 65 तक करके रखिएगा। अगर जिन बच्चों के पास किताब है, तो किताब नहीं है तो परचेज कर लीजिए, बहुत ही प्यारी बुक है वो, उसको आप परचेज करके रखिए, नरेंद्र अवस्थी सर की फिजिकल केमिस्ट्री की जेईई मेंस एंड एडवांस। और जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करना है, जैसे गोकू जी है, उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस करनी होगी, तो फिलहाल तो अभी आपको थियरी पढ़नी पड़ेगी ऑर्गेनिक की, क्योंकि जब तक थियरी नहीं पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कैसे करेंगे। लेकिन जिसको ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करनी है जेईई मेंस एंड एडवांस लेवल की, उनको MS चौहान सर की जेईई मेंस एंड एडवांस की बुक लेनी चाहिए। 18th एडिशन फिजिकल केमिस्ट्री का चल रहा है नरेंद्र अवस्थी सर का, और शायद 19th या 20th एडिशन किसका चल रहा है, MS चौहान सर का। तो आप लोग वो किताबें परचेज कर लीजिए और कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। हम लोग जब अगला सेशन ले आएंगे लाइव यूट्यूब पर मोल कॉन्सेप्ट का, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए ठीक है, तो अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे कल, है ना, धनतेरस है, तो आपको धन की प्राप्ति हो, आपको ज्ञान रूपी रत्न की प्राप्ति हो, ठीक है। कल के लिए हमारी यही शुभकामना है। चलिए, तो आज आपसे बात कर अच्छा लगा आप सभी बच्चों से। मिलते हैं आपसे कल 10 बजे लाइव यूट्यूब पर, इसी चैनल पर, ठीक है। तो आप लोग हमारे साथ कल 10 बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है। आज के लिए बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। चलो बाय।